नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज पूरे मध्य प्रदेश में एक कांड की बहुत चर्चा है और वो है सागर में खुरई में जो एक कांड हुआ है। एक दलित परिवार के 3 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। कल वहां दिग्विजय सिंह जी पहुंचे थे और आज वहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे हैं। सुना है कि कल मुख्यमंत्री जी भी उस क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं। घटना आपको पता है, मैंने इसके पहले एक कार्यक्रम बनाया है कि वहाँ एक दलित बच्ची से छेड़छाड़ हुई, उसने एफआईआर की। उसके बाद में उस पर एफआईआर वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया, उसके परिवार पर हमला हुआ, उसके भाई को पीट पीट के मार डाला गया, वो अपराधी जेल गए। अभी 25 तारीख को फिर उनके हमला हुआ है और अब उसके चाचा को पीट पीट के मार दिया गया है। चाचा की मौत से परेशान इस लड़की ने भी अब वाहन से कूदकर, एम्बुलेंस से कूदकर सुसाइड कर लिया है। आज हमारे साथ है मध्य प्रदेश में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी। हेमंत कटारे जी इस घटना से काफ़ी आग बबूला हैं और वो कह रहे हैं कि सदन की लड़ाई तो मैं 1 तारीख के बाद लड़ूंगा ही, क्योंकि सदन 1 तारीख से है, लेकिन मैं इस मुद्दे को सड़क पर भी लाऊंगा, मीडिया में भी लाऊंगा। आखिर क्या है पूरा मामला है और सरकार जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, जिससे बड़ी हम उम्मीद कर रहे थे कि इस तरह की घटनाओं पर सख्त रुख अपनाएगी, तो अब हेमंत कटारे जी का क्या मतलब इस बारे में सोचना है और सरकार के बारे में क्या सोच रहे हैं। हेमंत जी, आपका स्वागत है। हेमंत जी, जो घटना हुई है, निश्चित तौर पे आप जिस तरह की गुस्सा है, निश्चित तौर पे कोई भी व्यक्ति सुनेगा तो गुस्सा होगा, क्योंकि दलित परिवार के ऊपर इतना बड़ा अन्याय जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस घटना से मैं समझता हूँ रवींद्र जी, जो सबसे बड़ी चीज़ जो इस प्रदेश में हो रही है वर्तमान में, वो ये है कि दलित वर्ग का विश्वास राजनेताओं से, सरकारों से, प्रशासन से उठता चला जा रहा है। ये सबसे गंभीर विषय है इस पूरे प्रकरण में। हत्या हुई और एक ही परिवार में क्रमबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से निरंतर एक के बाद एक, पहले बच्ची के साथ अन्याय हुआ, फिर चाचा की हत्या होती है, फिर पहले भाई की हत्या, फिर चाचा की हत्या, जो कि उसमें मुख्य गवाह थे। उसके बाद जो एक और गवाह थी, जो बेटी थी हमारी इस प्रदेश की, जिनको शिवराज सिंह जी, जिनसे अपने मामा का रिश्ता बना के नौटंकी पीटते थे, ढिंढोरा करते थे, उस बच्ची ने भी अब कूद के सुसाइड किया है। या उसमें भी कोई योजना है या षड्यंत्र है कि भाई, ये तो आज कहने की बात है मीडिया, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो भी एक हो सकता है कल को हत्या का प्रकरण सामने आए। लेकिन जो भी चीज़ है, इस पूरे प्रकरण से एक दलित समाज के अंदर आक्रोश भी है, भय भी है और सरकार के प्रति कह लें या प्रशासन के प्रति उन पूरा विश्वास खो बैठा है, क्योंकि दलित समाज को ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश में वो सुरक्षित नहीं है, चाहे बुंदेलखंड हो या पूरा प्रदेश हो। ऐसी और भी घटनाएं हुई, लेकिन ये घटना इतनी बड़ी हो गई है कि इसको राष्ट्रीय नेता और मीडिया की भी निगाह में ये आ गई है। और देखा जाए तो वर्तमान में मोहन यादव जी की सरकार है बीजेपी में। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री तो हैं ही हैं, साथ में वो गृह मंत्री भी हैं। शायद उनको अपने मतलब इस पद को बचा के रखने का इतना भय होगा कि उन्हें जो बड़े मंत्रालय हो सकते हैं वो उन्हें किसी को देना जरूरी समझा ही नहीं। ठीक है, हो सकता है कि इत्तेफाक से कह लें या किसी पर्ची से या किसी भाग्य से वो मुख्यमंत्री बन गए हो, कुछ नहीं, लेकिन आज वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या कोई पार्टी हो, या कोई भी व्यक्ति हो, वो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं। आज मुख्यमंत्री और गृह मंत्री साथ साथ होने के नाते उनका नैतिक दायित्व है प्रदेश की जनता को, हर एक वर्ग को, हर एक समाज को यह महसूस करवाना और वास्तविकता में उनको सुरक्षा प्रदान करना, जिसमें समझता हूं मैं मोहन यादव जी पूरी तरीके से अभी तक तो फेल होते दिखाई दे रहे हैं। और सही बात तो यह है, अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूं, कि मोहन यादव जी न जाने क्यों मौन यादव जी बन के रह गए हैं। कोई भी घटना होती है वो मौन हो जाते हैं। अगर कहीं उनके ऊपर कोई बड़े नेता का दबाव हो, पूर्व मुख्यमंत्री का, चूंकि जिस विधानसभा क्षेत्र में घटना हुई, खुरई विधानसभा की बात कर रहा हूं, और ये जग जाहिर है कि खुरई विधानसभा में किसी मुख्यमंत्री, किसी मंत्री की नहीं, एक ही व्यक्ति की चलती है, वो है भूपेंद्र सिंह। मैं नाम लेने में भी संकोच नहीं करूंगा, मीडिया में बैठा हूं आपके चैनल पे, और ये सब जानते हैं भूपेंद्र सिंह का वहाँ आतंक रहा, आज भी है, भले ही वो मंत्री हो या नहीं हो, और उनको शिवराज सिंह जी का पूरा संरक्षण रहा। क्या मोहन यादव जी शिवराज सिंह और भूपेंद्र सिंह के डर के मारे मौन हो गए हैं, और या फिर उनको दलितों के प्रति प्रेम नहीं, सिर्फ नौटंकी है? इस चीज़ को जाहिर करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों से बचना नहीं चाहिए। इस विषय पर तो मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि पूर्व के समय में जैसा एक अर्जुन सिंह जी का दौर था,
दिग्विजय सिंह जी का दौर आया उसके बाद, उस समय पे सर्वदलीय बैठकें होती थी, सर्वदलीय जांच बैठकें बनाई, कभी कोई बड़ी घटना हो जाए तो उसमें आपको आपकी भी जानकारी में होगा, मुझे भी इस तरह ज्ञात हो कि उस समय, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था तब, राजनीति में नहीं था, लेकिन इस तरह की बैठकें हुआ करती थी। और जो भी दल के नेता होते थे वो या तो खुद या वो अपने प्रतिनिधि को भेज करके एक जांच रिपोर्ट डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी को भेजते थे, और उन बिंदुओं पर साक्षर पालन मुख्यमंत्री जी करते थे, और उसमें राजनीति नहीं होती थी, क्योंकि उसमें हर दल का एक व्यक्ति होता था, और राजनीतिकरण ना होते हुए विषय पे बारीकी से जांच और अध्ययन होता था और उस विषय का निराकरण होता था। अब स्थिति यह है कि राजनीतिकरण हो रहा है, और जो मोहन यादव हैं वो मोहन ना बन के मौन यादव बन गए हैं। मतलब आप एक तरह से ये संकेत दे रहे हैं इस सरकार को कि इस तरह की जो बड़ी घटनाएं हैं, जो जातिगत है या एक परिवार पर जुल्म हो रहा है, इसके निपटने के लिए सर्वदलीय बैठक की जाना चाहिए या कोई टीम गठित की जाना चाहिए, इस तरह का कोई सुझाव आप मोहन सरकार को दे रहे हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल स्पष्ट यह सुझाव दे रहा हूं कि अगर वो चाहते हैं कि जांच पारदर्शिता के साथ हो तो उसमें क्या बुराई है। कांग्रेस का भी एक प्रतिनिधि हो, एक प्रतिनिधि या प्रतिनिधि मंडल हो, बीजेपी के भी उसमें लोग हों, प्रशासन के भी लोग हैं, और यदि अन्य कोई भी पार्टी भी उसमें शामिल होनी चाहती है तो सब लोग जाकर के जब बैठेंगे तो उसमें एक निचोड़ निकल के आएगा, और मैं समझता हूँ एक अच्छी पहल है, एक स्वच्छ परंपरा रहेगी। हेमंत जी, 2023 में मुझे याद है 25 अगस्त 2023 को जब इस बच्ची के घर पे हमला हुआ था, इसके भाई को पीट पीट के मार डाला था, उस समय कलेक्टर ने लिखित में आश्वासन दिया था, एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, आपके यहाँ जो नुकसान हुआ उसकी भरी पूर्ति की जाएगी, आपको मुआवजा दिया जाएगा, शस्त्र लाइसेंस दिया जाएगा, आपके सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये तमाम सारी बातें कहीं कहीं लिखित में दी गई, सारा हमने उस समय के कटिंग में पढ़ी है, लेकिन वे कलेक्टर आज भी बैठे हैं सागर में, कोई कुछ भी वायदा पूरा नहीं किया गया। तो आखिर प्रशासन को कितना आप जिम्मेदार मानते हैं इतनी बड़ी घटना के लिए? मैं तो समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इतनी बड़ी घटना हुई। कलेक्टर सबसे जिम्मेदार पद होता है जिले में, मुखिया ही मानेंगे कलेक्टर को। एक जिले में 5-5, 4-4 विधायक होते हैं, लेकिन कलेक्टर सिर्फ एक ही होता है, और कलेक्टर को हम डीएम भी बोलते हैं, मजिस्ट्रेट, मतलब उसको कहीं ना कहीं, जिनको हम लोग माय लॉर्ड बोला करते थे, एक मजिस्ट्रेट की भी क्षमता है और प्रशासनिक भी वही मुखिया है। जब कलेक्टर स्वयं इतने गंभीर विषय पे आकर के लिखित में भी और अखबारों में, मैंने भी अखबार में पढ़े, उनका बयान आया और उन्होंने ये आश्वासन दिया इस पीड़ित परिवार को, इस दलित परिवार को, उन्होंने कहा कि हम आपको नौकरी भी प्रदान करेंगे, सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस भी प्रदान करेंगे, और अलग से भी प्रशासनिक रूप से भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी, इस तरीके के उन्होंने आश्वासन दिए। और मैं समझता हूं कि जब कोई ताज़ी घटना होती है तब यदि इस तरीके का आश्वासन दिया जाता है तो दो ही चीज़ें हैं, या तो उस घटना को दबाने के लिए दिया जा रहा है, या वास्तविकता में वो उसकी सुरक्षा के प्रति जागरूक हैं और चिंतित हैं। तो जो कलेक्टर, शायद आर्या जी थे, कलेक्टर दीपक आर्या, अगर मैं नाम सही याद कर रहा हूँ, तो दीपक आर्या जो कलेक्टर थे, जो वर्तमान में भी सागर में हैं, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ इन्होंने जो परिवार के साथ छल किया, चाहे खुद के कहने से किया हो या सरकार के दबाव में इन्हें झूठे आश्वासन दिए, सबसे पहले तो कार्रवाई कलेक्टर के ऊपर होनी चाहिए, एसपी के ऊपर होनी चाहिए, संबंधित थाना प्रभारी, एसडीओपी, एडिशनल एसपी, एसडीएम, सबसे पहले तो कार्रवाई इनके खिलाफ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इस प्रशासनिक अमले ने वहां पर इस प्रकार की अव्यवस्था फैलाई, सुरक्षा का आश्वासन दिया, सुरक्षा नहीं दी। यदि सुरक्षा सही होती, शस्त्र लाइसेंस होते, सीसीटीवी वहाँ पे कैमरा इंस्टॉल्ड होते बाकायदा, मैं आपको कह रहा हूँ आपके चैनल से रवीन जी, शायद ये घटनाएं नहीं होती जितनी घटनाएं अभी क्रमबद्ध देखने को हमें मिला कि एक ही परिवार में तीन हत्याएं हुई, या जो भी चीज़ें हो तो सामने सच उजागर होगा। लेकिन शायद अगर प्रशासन, शासन और सरकार चेती होती और जागरूक होती तो निश्चित ही ये सभी घटनाएं रुक सकती थी और एक अच्छे वातावरण में शायद इनका निपटारा हो सकता था। तो मेरी तो मांग है कि कलेक्टर, एसपी और ये जितने मैंने आपको बताया, ये सारा जो अमला है, सबसे पहले इनके ऊपर कार्रवाई होकर संकेत देना चाहिए और मौन तोड़ करके मोहन यादव को वापस मैदान में आना चाहिए। और चूंकि हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी हों, वो पहले भी उस परिवार के साथ उस दुख में शामिल रहे पहले के दौर में, और फिर वो शामिल रहे, जीतू पटवारी जी स्वयं वहाँ पर पहुँचे। अब मोहन यादव जी की नींद खुली है कि उनको लगा कि मीडिया वालों ने उनको बोला भाई साहब ये क्या हो रहा है, वो पूरी कांग्रेस पहुंच गई और आप सो रहे हो बैठे बैठे। तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है शिवराज सिंह जी का भी डंडा हो कि वहाँ पे हमारा एक कद्दावर नेता देखना, जो भी कारण हो उनके, वो तो व्यक्तिगत वही जानते हैं। लेकिन अब वो पिछलग्गू बन के कांग्रेस के वो भी वहाँ जा रहे हैं।
ठीक है, जाना चाहिए, मुख्यमंत्री अधिकार क्षेत्र है उनका, लेकिन सिर्फ राजनीति करने नहीं, वास्तविकता में अगर वहां जा रहे हैं तो जिस मंत्री का या पूर्व मंत्री का संरक्षण है ऐसे गुंडों को, जिनको कोई प्रशासन का भय नहीं बचा है, जिनके आदेश पर या जिनके कहने पर मैं कहूँ या जिनके षड्यंत्र से सब घटनाएं हुई हैं, सबसे पहले ऐसे पूर्व मंत्रियों के खिलाफ अगर कार्रवाई कर देंगे तो मुझे लगता है जनता में वापस विश्वास बन जाएगा। अब देखना है मोहन यादव जी वहाँ जाके राजनीति करते हैं या कार्रवाई करते हैं। अहमद भाई, एक आखिरी सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब विधानसभा में है। विधानसभा का बजट सत्र 1 तारीख से आ रहा है, क्या तैयारियां की हैं? मध्य प्रदेश में तमाम सारी समस्या हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नर्सिंग घोटाला इतना बड़ा हो गया है कि हजारों बच्चों का भविष्य अब खतरे में दिखाई दे रहा है। जिस सीबीआई ने व्यापम की जांच की थी वही सीबीआई पैसे लेते रंगे हाथ पकड़ी गई है। कैसे भरोसा करेगी ये जनता कि उन्होंने व्यापम की जांच सही की होगी? तो अब व्यापम की पूरी जांच संदेह के दायरे में आ गई, नर्सिंग घोटाला पूरा आ गया, दलितों पर अत्याचार आ गया है। तो आज हेमंत कटारे उपनेता विधानसभा की क्या तैयारी है? हाउस में आप किस तरह से मुद्दों को उठाने की तैयारी कर रहे हैं? एक चीज और हमने देखी है कि आप ज्यादा तेजी से यदि मामले को उठाओ तो वो हाउस एडजर्न करा देते हैं, तो हार की जीत हुई, जीत की हार हुई, उस करा के उन्होंने सारे विधेयक पास किए और जो सत्र आप 10 दिन के लिए लाते हो वो 10 घंटे में पूरा हो जाता है। तो इन तमाम सारी चीजों से निपटने के लिए उपनेता प्रतिपक्ष के रूप में क्या तैयारी है आपकी? जहाँ तक, क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछे इनके लिए तो अलग से 1 या 2 घंटे का फिर इंटरव्यू करना पड़ा, क्योंकि सरकार के इसमें इतने भ्रष्टाचार छुपे हुए हैं। पहले तो मैं बात करूं दलित हो या ट्राइबल वर्ग हो, एसटी या एससी के ऊपर, जो पिछली बार जब सत्र चल रहा था आपको ध्यान होगा, चलते सत्र के दौरान ही 2-3 घटनाएं ट्राइबल्स के ऊपर हुई थी, आदिवासियों के ऊपर, और उस समय हमने उसको उठाया भी था विधानसभा में। अब आप देखिए दुर्भाग्य अगला सत्र आ रहा है तो ये अनुसूचित जाति के साथ क्या व्यवहार मध्य प्रदेश। नहीं, आपने देखा सिद्धि वाली घटना, कितनी बड़ी घटना हो गई कि 7 बच्चियों के साथ में मैं मैडम बन के एक लड़के ने रेप जो किया है, जो मतलब दिल दहलाने वाली घटना है। कैसे बच्चियों के साथ में हो रहा है ये? स्कूल में पढ़ने वाली 7 बच्चियों के साथ, आदिम जाति विभाग की जो आदिम जाति समाज की जो बच्ची है। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, जब से मोहन यादव जी ने पदभार संभाला है, और जब चाहे उनका खुद का गृह जिला उज्जैन हो, चाहे मध्य प्रदेश के अन्य बड़े महानगर हों, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से टूट गई है। और अनुसूचित जाति या आदिवासी वर्ग तो आप ये मान लीजिए मध्य प्रदेश में असुरक्षित महसूस कर रहा है, कहीं ना कहीं पलायन करने की ओर विचार कर रहा है, ये स्थिति है। और आम जनमानस भी कहीं ना कहीं कानूनी रूप से सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। बच्चियां हमारे प्रदेश की सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, और क्राइम रेट जो है निरंतर, वो आप रोज़ अखबार खोलिए, रोज़ ऐसी दिल दहलाने वाली घटना कोई ना कोई हो जाती है। मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर हमको चर्चा करनी चाहिए विधानसभा के अंदर। और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं, मैं तो कहता हूँ इस पर एक चर्चा ये होनी चाहिए कि इस पर कैसे सुधार किया जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आरोप मेरे को लगता है मुख्यमंत्री पे या किसी पे भी लगा देना ठीक नहीं है। अगर वो तैयार हैं इसके लिए तो हम लोगों को बैठ करके कमेटी बना करके इसकी चर्चा करनी चाहिए और सख्त निर्णय लेने चाहिए। और यदि तैयार नहीं है तो फिर हम उनको घुटनों के बल भी लाने के लिए तैयार हैं। पहले हमारा सोचना ये कि पहले बात होनी चाहिए, जब बात से बचे तब। अब आइए आप अन्य विषय जो आपने कहा, चाहे वो नर्सिंग घोटाले की बात करी, आपने सीबीआई की बात करी। अब आप खुद देखिए, जब कांग्रेस सीबीआई की बात कहती थी, एक कांग्रेस सालों से कह रही थी कि सीबीआई जो है बीजेपी का टूल है, तो कई चाहे मीडिया के लोग हैं या कई लोग बोलते थे ये आरोप गलत हैं, ठीक है चलिए। आज क्या कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि कांग्रेस के द्वारा लगाए गए आरोप गलत हैं? अब तो जग जाहिर हो गया सीबीआई का चाल चरित्र चेहरा, कि जो जांच एजेंसी हाईकोर्ट ने बनाई, हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग के बाद सीबीआई क्या कर रही थी। अच्छा, ये वही अधिकारी हैं जिनको एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला, तो उनकी एक्सीलेंसी क्या थी वो खुल गई। तो अमित शाह जी ने उनका शायद गुण पहले ही पहचान लिया था उजागर होने से पहले, और उनको अवार्ड एडवांस में दे दिया। और कहीं ना कहीं हो सकता है अवार्ड में भी घोटाला हो रहा हो, कि जो ज़्यादा माल बटोर के लाएगा इंटरनली पार्टी फंडिंग, क्योंकि वो भी आपने देख रखा, इलेक्टोरल बॉन्ड तो देख ही लिया आपने, उसी टाइप का ये भी कोई बॉन्ड चल रहा होगा, और उसमें जो ज़्यादा कलेक्शन करेगा उसको उतने अच्छे अवार्ड्स मिल रहे होंगे। बहरहाल अब बात कीजिए कि यही वो सीबीआई के अधिकारी थे जो व्यापम की भी जांच कर रहे थे, अन्य गंभीर विषयों की। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि उनमें कैसी जांच हुई होगी और कैसी लीपापोती हुई होगी। तो मेरा तो सीधा सीधा मैंने प्रेस वार्ता के माध्यम से भी मांग करी थी, और पुनः इस बात को मांग कर रहा हूँ कि ये जो जांचें सीबीआई ने करी हैं उन सब पे प्रश्न चिन्ह लग चुका है, पुनः जांच होनी चाहिए। 1 लाख से ऊपर छात्राएं प्रभावित हैं,
उनके एग्जामिनेशन नहीं हो रहे 2-2 3-3 साल से, प्रवेश नहीं हो रहे हैं। अब उनके ये जो 3 साल बर्बाद हो रहे हैं जीवन के सबसे महत्वपूर्ण, इसकी भरपाई करेगी कैसे सरकार? इसके लिए कोई पहले आरोप लगाया, इधर से उनने 2 को हटाया। कॉलेज के जो संचालक हैं, कई बीजेपी के पार्षद चला रहे, एक एक बिल्डिंग में 10-10 चीज़ें चला रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई, कोई एफआईआर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो सरकार को चंदा देते हैं। और चूंकि सीबीआई रंगे हाथों पकड़ गई, तो कार्रवाई उनके ऊपर कैसी होती है वो भी देखिए आप, कि जरा सा भी कोई आरोपी अगर थाने चले जाए तो मोबाइल उसका छीन लिया जाता है। यहाँ सीबीआई के लोग थाने की मतलब रंगे हाथ पकड़ने के बाद कस्टडी में बैठे हो, मोबाइल चालू हैं, तो या तो उनसे पूरा कलेक्शन रिकवरी हो रही होगी कि भाई बांटो माल, तुम अकेले अकेले खा गए, क्या चल रहा था उस मोबाइल पे? ऐसा होता है क्या कभी? आप बताइए, आपने तो अपनी पत्रकारिता जगत में इतने उदाहरण देखे होंगे कि रंगे हाथों पकड़े हुए व्यक्तियों को मोबाइल चलाने की अनुमति होती है कस्टडी में? कभी नहीं होती। लेकिन ये तो दिखा रहा है कि सब लीपापोती चल रही है। संचालकों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही जो असली दोषी हैं, छात्र छात्राओं की चिंता नहीं हो रही जो वास्तविकता में प्रभावित हो रहे हैं, जो जांच एजेंसी है वो लीपापोती कर रही है, और हाईकोर्ट जिसने वास्तविकता में जांच के आदेश किए वो उसके हाथ बंधे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट खुद जाके जांच कर नहीं सकता। लेकिन वो भी देख रहे हैं क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में। तो इस पूरी स्थिति पे तो बहुत विचार से हम लोगों को आगे देखना पड़ेगा, क्या रणनीति बनाए। मैंने तो न्यायिक जांच की मांग करी थी कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में न्यायिक जांच होनी चाहिए, और जिसमें न्यायिक जो रिटायर्ड जजेस हैं वो स्वयं जाकर के जांच करें। और यदि और पारदर्शिता करना चाहते हैं तो मैं तो इसमें भी कहूँगा कि इसमें भी हर दल के 2-2 3-3 प्रतिनिधि भी जाएँ जांच करने कॉलेजों की, उनके भी सिग्नेचर या उनके भी उपस्थिति में जांच हो, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मोहन यादव जी, मुझे नहीं लगता इतनी हिम्मत या इतनी पारदर्शिता वो दिखा पाएंगे, और दिखाएंगे तो मैं माला पहना के उनका स्वागत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे मध्य प्रदेश विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी, जो दलितों को लेकर, जो नर्सिंग घोटाले को लेकर उन्होंने आज तमाम सारी बातें मेरे चैनल के जरिए मुख्यमंत्री तक मैसेज पहुंचाया है। और उनका साफ कहना है कि हम विधानसभा में यदि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं होती है तो हम घुटने के बल लाने के लिए भी सक्षम हैं। लेकिन बड़ी बात आज उन्होंने कही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अब मध्य प्रदेश की समस्याओं को लेकर, खासकर जो दलितों पर जुल्म हो रहा है उससे लेके अपना मौन छोड़ देना चाहिए, मौन तोड़ देना चाहिए, और खुलकर इन वर्गों की समस्याओं को हल करने के लिए सामने आना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह भी कहा है आज उप नेता प्रतिपक्ष ने कि अब सर्वदलीय समय आ गया है, कि अब सर्वदलीय जो बैठकें हैं उसके दौर शुरू होना चाहिए, ताकि प्रदेश की जो समस्या है, आम आदमी को जो राहत देने की बात है, वो तभी संभव है जब सभी दलों के लोग बैठेंगे, सब मिलकर इस प्रदेश की सेवा करेंगे। एक बहुत अच्छा सुझाव भी आज उन्होंने मुख्यमंत्री को दिया है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।